हेलो एवरीवन। अभी तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि हम जितने भी एक्ट कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कर रहे हैं। तो थोड़ा सा समय हो सकता है ज़्यादा लगे, बट ध्यान रखिएगा, इसको एक बार आप कर लेंगे तो हमेशा के लिए आपके पूरे एक्ट खत्म हो जाएंगे। सारी सेक्शन भी आपको मैं बताया हूं कि याद करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको बाई सेक्शन नंबर आपको याद होने चाहिए, और बाकी तो फिर जितने भी प्रोविजंस हैं आप 2 बार पढ़ लोगे, अपने आप याद रहेगा। आज एक्चुअली मेरी बैक टू बैक क्लासेस थी, इसी वजह से मुझे वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, ये यूट्यूब वाला वीडियो। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई के बारे में स्टार्ट किया था। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, और फिर हम इसे आज तो खत्म नहीं कर पाएंगे, कल हम इसे खत्म कर देंगे। नॉर्मली मैं संडेज को अपलोड नहीं करता हूं, बट कल एज क्योंकि कई लोग मेंस दे रहे हैं, उनको भी चाहिए ये सब खत्म हो जाए टॉपिक्स, तो संडे को भी मैं आरटीआई का रिमेनिंग जो क्लास है उसे वीडियो खत्म करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब कल का एक क्विक रिवीजन कर देते हैं। तो याद कीजिए हम लोगों ने क्या बात किया था। सेक्शन 3 इस एक्ट के अंदर क्या बोलता है कि लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट है। ठीक है, इसकी मतलब कि हमें कोई भी जानकारी सरकार से प्राप्त करनी है तो ये हमारा अधिकार हो जाता है इस 2005 के एक्ट के आने के बाद। बात समझ में आई? अब ये अधिकार किसे दिया गया है? ये अधिकार दिया गया है नागरिकों को, सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को ही ये अधिकार दिया गया है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था इस राइट में क्या क्या मतलब होता है। इस राइट के अंदर सिर्फ हम इंफॉर्मेशन नहीं प्राप्त कर सकते, बल्कि हम जो भी पब्लिक अथॉरिटी है उसके ऑफिस विजिट कर सकते हैं, उसके रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, हम उस रिकॉर्ड के कुछ सैंपल्स ले सकते हैं, उससे कुछ चाहे टेक्स्ट तो हम उसे कॉपी कर सकते हैं, कोई फिल्म वीडियो इमेजेस हैं तो उसे भी हम एक्सट्रैक्ट करके आरटीआई के अंदर ले सकते हैं। ठीक है, और इसी के तहत हम लोगों ने देखा था कि जो हर सरकारी दफ्तर है उन्हें क्या करना पड़ेगा, जितने भी महत्वपूर्ण पब्लिक अथॉरिटी है वो पब्लिक अथॉरिटी की सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पब्लिक अथॉरिटी को क्या करना पड़ेगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, बोथ एट द लेवल ऑफ सेंटर एंड एट द लेवल ऑफ स्टेट। साथ ही साथ एक और क्या हमने पढ़ा था, असिस्टेंट पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी अपॉइंट करना पड़ेगा। ये कहां पर करना पड़ेगा? जितने भी नेसेसरी डिपार्टमेंट हैं, ऑफिसर्स हैं, उनमें पब्लिक अथॉरिटी को करना पड़ेगा अपॉइंट, एक नियुक्त करना पड़ेगा पीआईओ को। फिर मैंने आपको बताया था कि कोई भी नागरिक जो है उसे क्या करना है, यदि इंफॉर्मेशन प्राप्त करना है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसे एक रिटर्न में एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। हम लोगों ने कुछ कुछ चीजें देखी थी। सबसे पहले एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। ये एप्लीकेशन कैसे फाइल करनी होगी, या तो ऑनलाइन के जरिए यानी कि इंटरनेट के माध्यम से, या तो रिटर्न में जो एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। इसके बाद कौन से डिपार्टमेंट को भेजना है वो समझना पड़ेगा, और इसके बाद एक फीस भी भरनी पड़ेगी। ये फीस हम लोगों ने पढ़ा था 3 कैटेगरी में होती है। यदि जो भी नॉर्मल फीस रहती है वो डिजिग्नेट की जाती है। आज की डेट में समय समय के हिसाब से डिपार्टमेंट के हिसाब से थोड़ा वैरी करता है, नॉर्मली 10 से 50 रुपए के बीच में ये फीस रहती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था यदि कोई बीपीएल है, गरीबी रेखा से नीचे है, तो उसे 0 फीस देनी पड़ती है। और मैंने आपको यह भी बताया था यदि समय सीमा के अंदर, स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर ये जो जानकारी है ये नहीं दी गई तो ये भी फिर शून्य में उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक अथॉरिटी के अपॉइंटेड पीआईओ को देना पड़ता है। और ये कौन सी भाषा में कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी मिला के क्या किया जा सकता है, ये एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन डिमांड की जा सकती है। और इसकी समय अवधि भी हम लोगों ने पढ़ा था, दी गई है कि यदि आमतौर पर समय अवधि क्या है, 30 डेज की समय अवधि है, 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन पीआईओ को प्रोवाइड करना चाहिए। और यदि उसने 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी तो क्या माना जाएगा कि वो इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन दूसरा केस हम लोगों ने पीआईओ का और पढ़ा था कि यदि ऐसी घटना जो स्वतंत्रता को या जान को खतरा में खतरा है इन दोनों की वजह से, यानी कि थ्रेट टू लाइफ और थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता पर खतरा है, तो क्या होगा, 48 आवर्स के अंदर
पीआईओ को उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि पीआईओ कुछ ग्राउंड्स पर इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो आता है सेक्शन 8, जहां से हम आज रेज्यूम करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ग्राउंड हैं जिसमें पीआईओ इंफॉर्मेशन रिजेक्ट कर सकते हैं। आज हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे और फिर हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। बात आई समझ में? तो सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आरटीआई एक एक्ट है। कल हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया था कि आरटीआई जब एक्ट 2005 में यूपीए सरकार इंप्लीमेंट कर रही थी, तो जितने भी सरकारी अफसर थे, पर्टिकुलरली जो आईएएस या सिविल सर्वेंट्स थे, उन लोग बड़ा ही परेशान थे कि हमारा जीवन बहुत मुश्किल कर देगा एक्ट, क्योंकि बहुत सारे अननेसेसरी आरटीआई क्या कर दिया जाएंगे, इन ऑफिसरों के अगेंस्ट फाइल कर दिया जाएगा। ऐसी इंफॉर्मेशन डिमांड की जाएगी जो पब्लिक के लिए कोई यूज की नहीं है, उनकी निजी जिंदगी की इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। उन्हें बार बार आरटीआई के माध्यम से रिप्लाई देते रहना पड़ेगा, जिससे उन्हें अपना ऑफिशियल काम करने के लिए समय नहीं मिलेगा। ऐसी कुछ जो था क्रिटिसिज्म, इसी वजह से कुछ बेसिक ग्राउंड्स भी बनाए गए हैं, जिस बेसिस में यदि रिक्वायरमेंट होगा तो क्या होगा, एग्जेम्पशन, ऐसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज ही नहीं किया जाएगा। बात आई समझ में? तो यदि हम समझते हैं, सिंपल सी बात है, ऐसी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसे रिलीज नहीं किया जा सकता, तो बात समझिए खुद, कौन कौन सी कैटेगरी की हम बात करें। सबसे पहले हम नेशन की बात करें, देश की बात करते हैं। तो देश से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मांग रहा है जो देश की सिक्योरिटी, सुरक्षा पर खतरा हो। बात समझ में आ रहा है? ऐसे ही हम सोचें, यदि देश के किसी दूसरे रिलेशन, मान लो जाए हमारे पाकिस्तान के खिलाफ हमने कोई टैक्टिकल चीजें प्लान करी हुई है और ये आरटीआई के जरिए मांगे, तो क्या हम उसको देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारी नीतियों पर, महत्वपूर्ण नीतियों पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसा ही यदि मान लीजिए इंडिया और अमेरिका के बीच में अच्छे संबंध हैं, बिल्कुल हैं, और अमेरिका ने हमें दोस्त समझकर कोई इंफॉर्मेशन दी है, तो क्या हम वो इंफॉर्मेशन बाहर लीक कर देंगे पब्लिक में? नहीं करेंगे, सरकार नहीं लीक करेगी। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें फ्रेंडली कंट्री ने एज अ दोस्त दी है, ऐसी चीज, या ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारी सॉवरेनिटी अर्थात संप्रभुता में भी प्रश्न उठा सकती है, हम कोई ऐसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी को डिक्लेयर कर दे, तो क्या होगा, वो हमारी देश की सॉवरेनिटी हैम्पर कर सकती है, तो उसे भी हमें नहीं देना है। दूसरी चीज, ऐसे देश से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण चीज है, नंबर 1। दूसरी चीज, आप मान लो कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि भैया नहीं, आप ये इंफॉर्मेशन नहीं रिलीज कर सकते, तो क्या वो इंफॉर्मेशन रिलीज होगी? बिल्कुल नहीं होगी। यदि कोर्ट ने आदेश दे दिया तो आरटीआई लागू नहीं होगी। कोर्ट ने ये इंफॉर्मेशन दे दिया कि इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में डिक्लेयर करने से नुकसान ज्यादा हो रहा है फायदे से, तो कोर्ट में ये इंफॉर्मेशन रिवील, कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से ये इंफॉर्मेशन आरटीआई के अंदर डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। ऐसे ही क्या होता है, बहुत बार जो हमारे पार्लियामेंट्रियंस होते हैं या जो हमारे संसद, या बेसिकली संसद होते हैं सेंटर के या स्टेट के जितने भी एमएलए होते हैं, ये बहुत बार कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देते हैं लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट में। अब इन्हें क्या मिलता है, बहुत हद तक प्रोटेक्शन मिलती है। इस प्रोटेक्शन के कारण ये पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में खुल के बोल सकते हैं बिना डर के। तो ऐसा कोई भी प्रिविलेज जो उन्हें पार्लियामेंट्रियन या लेजिस्लेचर की तरफ से मिला है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन यदि पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर मना करता है, जो इन्हें प्रिविलेज मिला गया है उसका हनन करेगा, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं लीक करना है। बात समझ में आई? ऐसे ही मान लो कोई कंपनी है, तो कंपनी भी क्या करती है, बहुत सारे उनके ट्रेड फॉर्मूलास होते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी तक माना जाता है कि कोका कोला की जो रेसिपी है वो अभी तक पब्लिक नहीं हुई है। दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट एक ऐसी रेसिपी है जो पब्लिक नहीं हुई है। हालांकि है ये सब भाषणबाजी, लेकिन आप समझो ऐसी कोई भी कंपनी की चीजें जो सरकार के पास सीक्रेट तरीके से रखी गई है, तो उसकी क्या है इंफॉर्मेशन, ट्रेड सीक्रेट्स या उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आईपी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, बौद्धिक संपत्ति,
उसको कभी भी पब्लिक नहीं किया जाएगा, वरना इस कंपनी को क्या होगा, आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा, इकोनॉमिक लॉस का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अब देखो, हम जब आधार कार्ड लेते हैं, ठीक है, जब हमने आधार कार्ड लिया तो आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट करते समय क्या किया, हमने जो आधार की बॉडी है UIDAI, उसको अपना आइरिस स्कैन दिया, फिंगरप्रिंट दिया, फेशियल स्कैन दिया, और UIDAI ने क्या बोला, उन्होंने हमारे से क्या वादा किया कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स को, जितने भी आपके बायोमेट्रिक्स हैं, हम उन्हें बिल्कुल सही सलामत रखेंगे। इसको कहा जाता है फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप, यानी कि हमने और उसके बीच में, UIDAI और मेरे बीच में एक ट्रस्ट का संबंध है, और इस संबंध के आधार पर ही मैंने UIDAI को अपने बायोमेट्रिक्स दिए हैं। तो जो भी संगठन को एक फ्यूडिशियरी रिलेशन के आधार पर, एक ट्रस्ट के आधार पर मैंने अपने कोई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, वो जब तक कोर्ट का आदेश नहीं मिलेगा, वो इन बायोमेट्रिक्स को या ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स को ओपन RTI के अंदर नहीं करेगा। तो बात समझ में आई? तो ऐसे सारे देश, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट जो भारत की एकता और अखंडता से एसोसिएटेड हो, जैसे कि सिक्योरिटी हो गया, साइंटिफिक या इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो गया, ये सारे, या किसी विदेशी देश के साथ संबंध हो, ऐसे सारे चीज में क्या होगा, RTI के अंदर नहीं आएगा। बात समझ में आई? इसके अलावा कोई कोर्ट मना कर दिया, किसी पार्लियामेंट्री का क्या हो, प्रिविलेज का हनन हो रहा है, वो भी नहीं आएगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, जो मैंने आपको UIDAI का फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप बताया, यानी कि प्रत्ययी रिश्ता। इसके बाद यदि मान लो इंफॉर्मेशन देने से क्या हो, किसी की जान और या फिजिकल सेफ्टी को खतरा रहे, तो भी नहीं बताया जाएगा। या फिर एक बात समझो, कैबिनेट के पेपर को लीक नहीं किया जाएगा। या फिर मान लो मैंने RTI फाइल किया कि जज आपके कितने बच्चे हैं, आप मुझे बताओ, तो क्या जज बताएगा? ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिसमें कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, वो इंफॉर्मेशन रिवील नहीं की जाएगी। यानी कि मैं बार बार मंत्री के अगेंस्ट ये RTI नहीं फाइल कर सकता कि सर आपके कितने बच्चे हैं, आपकी वाइफ की कितनी इनकम है, जो पब्लिक के लिए जरूरी है। वाइफ की इनकम हालांकि डिक्लेयर करते ही हैं सारे मंत्री, वो इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं। तो ऐसी जो भी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक के लिए एसेंशियल नहीं है, मैं ये नहीं बोल सकता कि क्या आपने आपके बच्चे की डिटेल्स बताइए, ब्लड ग्रुप बताइए, इस तरीके की नॉन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मैं पब्लिक डोमेन में नहीं मांग सकता। बात समझ में आई? तो ये जो है, ऐसे बेसिस पर कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी RTI के अंदर, तो सेक्शन 8 में ये फॉरबिडन है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन 8, सारे के सारे एग्जेम्पशंस। अब देखिए, यदि आप इसे कैटेगराइज कर दोगे, कंपनी हो गई, ठीक है, नेक्स्ट लेवल पर आप देखोगे नेशन हो गया, कोर्ट हो गया, MP MLA हो गया, तो ये सारी चीजें याद करने के लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती हैं। अदरवाइज आप सोचोगे कि बहुत सारे पॉइंट्स है यार, याद नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखो 1923 यानी कि किस समय में, भारत जब आजाद नहीं हुआ था उस समय क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, एक लॉ पास किया था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। यानी कि जो भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर आ गया, इस एक्ट के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट को ऐड कर दिया गया, तो वो क्या हो जाता है, वो सरकारी सीक्रेट बन जाता है, वो सरकारी गोपनीयता अधिनियम के अंदर आ जाता है। और ऐसे अधिनियम में कहा गया था किसी भी कीमत पर ऐसे ऑफिशियल जो भी इसमें डॉक्यूमेंट ऐड किया गया, उसे कभी भी लोगों को नहीं दिखाया जाएगा। ऐसा कुछ प्रावधान था इस एक्ट में। लेकिन जब RTI एक्ट आया 2005 में, उसने क्या बोला, भले ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, गोपनीय अधिनियम के अंदर भी आपने कोई डाल दिया है, लेकिन फिर भी मान लो यदि हमने उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक की, डिस्क्लोज किया, और उससे जो हानि हुई, कुछ हार्म होगा, इसी वजह से उसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में डाला गया, वो बहुत कम होगी जितना बेनिफिट वो कॉज करेगा। तो हमें क्या करना होगा, इस एक्ट में कोई डॉक्यूमेंट डाल दिया होगा, तब भी हमें उस डॉक्यूमेंट को रिलीज करना पड़ेगा, पब्लिक को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। यानी कि सीधे शब्दों में क्या हो गया, इस एक्ट में कहा गया कि RTI जो है ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के अंतर्गत। ठीक है, दोनों में RTI को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। यदि
जो डिस्क्लोजर से हार्म होने वाला रहेगा वो कम है कंपेयर टू द बेनिफिट दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। बात समझ में आई? अब होता क्या था, पहले जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन कई बार करप्शन के नाम से या कई बार किसी कारणवश सरकार को रिलीज नहीं करनी थी, तो वो उस डॉक्यूमेंट को इस एक्ट के अंदर डाल देते थे और कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक तक आती ही नहीं थी। आरटीआई ने क्या बोला कि अब यदि फायदा ज्यादा होगा तो उस इंफॉर्मेशन को भले ही आपने सरकार ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में डाल दी, तब भी आपको पब्लिक को बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सीवरेबिलिटी यानी कि विच्छेदनीयता। अब देखो होता क्या है, सिंपल सी बात आप समझो। बहुत बार क्या होता है, हमने पढ़ा कई सारी इंफॉर्मेशन है जिसे क्या किया जा सकता है, पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता, डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। समझ में आया? नहीं डिस्क्लोज किया जा सकता। तो मान लो ये जो है ऐसा 15 पन्ने का एक डॉक्यूमेंट है, इसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन दी गई है। तो क्या होगा यदि कोई इंफॉर्मेशन, जो सारी चीजें हमने अभी पढ़ा, वो भारत की सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में नहीं आती है, या तो विदेशी देशों के साथ संबंध खराब कर देगी, या तो क्या होगा कुछ सुरक्षा पर बात आ जाएगी, कोई कंपनी के सीक्रेट्स हैं, ऐसी सारी इंफॉर्मेशन जो डिस्क्लोज करने के लिए प्रोहिबिटेड है सेक्शन 8 में, उसे क्या करेगा सरकार, यहां पर रिडैक्ट कर देगा। रिडैक्ट आपको पता होगा क्या करेगा, रिडैक्ट काली स्याही लगा देगा, उसे नहीं करेगा। और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, उसे ये क्या करेगा, निकाल देगा। तो ऐसी सारी इंफॉर्मेशन जो कि प्रोहिबिटेड है, जो सरकार नहीं रिलीज करेगा, उसे क्या करेगा, उसे ब्लैक इंक कर देगा। हर पेज में जो जो ऐसी इंफॉर्मेशन है उसे ब्लैक इंक में लगा देगा, रिडैक्ट कर देगा, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में रिलीज कर देगा। इससे क्या होगा, जितनी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन चाहिए वो लोगों को पता रहेगा, लेकिन कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन सरकार नहीं देगा जिससे क्या हो सकता है, जो हमारे ओवरऑल इंटरेस्ट को हार्म कर सकता है। बात समझ में आई? सिंपल सी बात है ये भी। तो ये किया जा सकता है, लेकिन जब भी ऐसा किया जाएगा तो क्या करेगा, जो पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिसने ऐसा किया, वो रीजन देगा। क्या रीजन देगा, कि कौन कौन से सबसे पहले एरिया रिडैक्ट किए गए हैं ये बताएगा, नंबर 1। दूसरा, क्यों उन्हें रिडैक्ट किया गया है ये भी बताएगा। साथ ही साथ इस पूरे के लिए कितना पैसा लगा, ठीक है, फीस बताएगा। साथ ही साथ कौन ऑफिसर है जिसने ये सब डिसीजन लिया, और आप किसको अपील फाइल कर सकते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन पीआईओ को देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कितना रिडैक्ट हुआ, क्यों रिडैक्ट हुआ, ये आपको देना पड़ेगा। कितनी फीस हुई, कौन सा ऑफिसर था, क्या डेजिग्नेशन थी, ये भी आपको बताना पड़ेगा। और यदि इसके लिए अपील करना है तो अपीलीय अथॉरिटी, ठीक है, अपील ऑफिसर का भी वर्णन इसमें बताना पड़ेगा। ये जो है सेक्शन 10 है। बात समझ में आई? सेक्शन 10 से हमें क्या पता चल रहा है कि सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत क्या करना चाह रहा है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिक करना चाह रहा है। बात समझ में आई? क्यों करना चाह रहा है, ताकि जो नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी कम हो, पारदर्शिता ना आए, जो करप्शन के लिए होता है वो धीरे धीरे कम हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखो 2 लेवल पर हम देखेंगे, एक होता है इंफॉर्मेशन कमीशन बनाई गई है। इंफॉर्मेशन कमीशन हम देखेंगे यानी कि सूचना आयोग 2 लेवल पर बनाई गई है। सबसे पहले एक बनाई गई है सेंट्रल लेवल पर, ठीक है, केंद्रीय सरकार के लेवल पर। दूसरी बनाई गई है राज्य के लेवल पर। दोनों के लेवल पर बनाई गई है। अब देखेंगे हम दोनों के जो प्रावधान हैं, दोनों के प्रोविजंस हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बहुत ही छोटे मोटे अंतर हैं, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले केंद्र लेवल पर क्या होगा, एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया है, केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है, सूचना आयोग बनाया गया है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, सबसे पहले देखो, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, ये होगा। तो ये जो है ये चीफ पर्सन होगा। इसके अलावा इसको असिस्ट करने के लिए क्या होंगे, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स भी होंगे। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स भी मौजूद होंगे। मैक्सिमम जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर मौजूद होंगे वो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 ही हो सकते हैं। 10 से ज्यादा केंद्रीय सरकार के लेवल पर नहीं होंगे। बात समझ में आई? ऐसा ही यदि आप देखोगे तो इन्हों कौन कंस्टिट्यूट करेगा, सेंट्रल लेवल पर केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करेगी। सिंपल।
अब यदि देखो इनका नियुक्ति कौन करेगा, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई भी इसमें कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। अब देखो इनका अपॉइंटमेंट जो होता है, इसके लिए एक समिति बनाई जाती है। ये समिति यदि आप देखोगे तो 3 मेंबर की समिति है। सबसे पहले जो है वो है प्रधानमंत्री, ये जो है चेयरपर्सन है इस कमिटी के। दूसरे नंबर पर जो होते हैं वो है एक कैबिनेट मिनिस्टर। ये कैबिनेट मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री ही कैबिनेट मिनिस्ट्री की नियुक्ति करते हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि केंद्रीय होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्रालय के जो मंत्री हैं, गृह मंत्री, वो इसमें मौजूद रहते हैं। लेकिन कोई भी कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं जिसे भी प्रधानमंत्री नॉमिनेट करें। और तीसरे नंबर पर जो है वो लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। अब देखिए जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन में कितनी सीट चाहिए। 10% सीट जब कोई भी एक हाउस में प्राप्त करता है तब उसे लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा मिलता है। आज की डेट में कितनी सीट्स हैं लोकसभा में, टोटल है होती हैं 550 सीट्स, लेकिन कुछ एग्जेम्पशंस हैं तो 545 जो पीओके है, बहुत सारा जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट जो है पाकिस्तान के पास है, इस वजह से 545 कुछ है। तो इसका 10% ले लोगे यानी कि 55 सीट यदि किसी भी ऑपोजिशन पार्टी के पास है तो उसका जो नेता रहेगा वो लीडर ऑफ अपोजिशन का टैग मिलता है। बट अभी क्या हो रहा है, कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन है ही नहीं, 10% सीट कांग्रेस के पास है ही नहीं। इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से इस प्रावधान में एक चेंज लाया गया कि यदि 10% सीट नहीं है तो ऐसी जो भी विपक्ष पार्टी है जिसके पास सबसे ज्यादा सीट्स होंगी वो लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा पाएगा इस एक्ट के लिए। तो इसी के अंदर कांग्रेस को ये पोस्ट मिली, कांग्रेस के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको ये पोस्ट दी गई है। बात समझ में आई, सिंपल है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन 10% सीट होता है रिक्वायरमेंट, लेकिन अभी के समय 10% सीट क्राइटेरिया अचीव नहीं किया गया है। तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आफ्टर द गवर्नमेंट जो इसने फॉर्म करी है, सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी जो है उसे ये दर्जा दिया गया है आज के समय में। ठीक है, ये समिति जो है कुछ लोगों में से क्या करती है, नाम सजेस्ट करती है। वो लोग क्या होने चाहिए, ऐसे जो प्रचलित लोग हैं पब्लिक लाइफ में, उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है। वो काम कौन कौन सी फील्ड में हो सकता है, चाहे कानून में हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो, सोशल सर्विस में हो, मैनेजमेंट में हो, जर्नलिज्म में हो, मास मीडिया में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, गवर्नेंस में हो, इन सारी चीजों में काम किया हो तो उसे सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये कौन सेलेक्ट करेगा, जो 3 की कमिटी हमने देखा वो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देगी और प्रेसिडेंट फाइनली उसमें से नियुक्त कर लेगा, अपॉइंट कर लेगा। ठीक है, यहां पर कुछ और दे रखा है कंडीशंस कि ये जो भी ऑफिसर यहां पर अपॉइंट होंगे उन्हें क्या होना चाहिए, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होने चाहिए। वो क्या होना चाहिए, किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में अपनी पोस्ट नहीं होल्ड करना चाहिए। अब देखो बहुत बार कई लोग, मैं पिछले बार पढ़ा रहा था तो कई लोगों का मैसेज आया, सर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। देखो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है कि ये है क्या। ठीक है, सिंपल शब्दों में यदि हम समझें तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, एक केस था जया बच्चन केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। जरूरी नहीं है यदि मैं कोई मॉनिटरी बेनिफिट यानी कि मैं किसी पोस्ट से पैसा यानी कि आर्थिक बेनिफिट उठा सकता हूं तभी और तभी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा। बात समझ रहे हो, यदि कोई भी चीज हो जिसमें मैं अपना इन्फ्लुएंस एक्सटेंड कर सकता हूं उस पोस्ट को होल्ड करने के नाम से, वो भी कहला जाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यानी कि मुझे किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंस मिलेगा तो वो बन जाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में अभी जानने की जरूरत नहीं है, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो आप इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे ही। नेक्स्ट है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से आप संबंधित हो या फिर क्या कर रहे हो, आप कोई बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो, तो ये सारे पर्सन जो हैं यानी कि जिनके आर्थिक बाहर से भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ये नॉर्मली एमपी एमएलए ना हो ताकि इन्फ्लुएंस ना कर सके या किसी पॉलिटिकल पार्टी में एक्टिवली इन्वॉल्व ना हो, इन सारे लोगों को सीआईसी आईसी के रूप में अपॉइंट नहीं किया जाएगा।
इसका जो हेडक्वार्टर है नॉर्मली दिल्ली में ही रखा जाता है, लेकिन ये जो कमीशन है सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, यदि आयोग चाहे इसे कहीं और भारत में ऑफिस सेटअप करना है तो ये बिल्कुल कहीं पर भी ऑफिस सेटअप कर सकता है, लेकिन उसके बदले उसे क्या करना पड़ेगा, राज्य सरकार से परमिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे ही परमिशन देगी वो कहीं पर भी ऑफिस को सेटअप कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्म्स एंड ऑफिस। अब देखो कोई भी आता है तो अल्टीमेटली भैया पैसा तो चाहिए कोई भी पोस्ट के लिए, साथ ही साथ बड़ी पोस्ट है, घर मिलेगा, मतलब बंगला मिलेगा, कार मिलेगी, ड्राइवर मिलेगा, कुछ सुख सुविधाएं मिलेगी। ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है केंद्रीय सरकार। ये डिसाइड करता है क्या क्या सुख सुविधाएं मिलेगी, कितना पैसा मिलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, भैया देखो कोई भी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है या इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ये जो है कितने समय के लिए नियुक्त किए जाएंगे, इनका कार्यकाल कितना होगा, तो सरकार ने क्या किया, कार्यकाल को नॉट डिफाइंड छोड़ दिया। मतलब कि जब तक हमारी इच्छा होगी तब तक हम इनको रखेंगे। ये मोदी गवर्नमेंट ने 2019 में चेंज किया था। 2019 के पहले क्या था, ये जो टर्म था ये कितना दिया गया था, ये दिया गया था 5 साल के लिए। बात समझ में आई। मोदी सरकार ने बोला जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तब तक रखा जाएगा, यानी कि इन्हें क्या होगा, टर्म जो इनका कार्यकाल होगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो केंद्रीय सरकार डिसाइड करेगी। वो कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है। 2019 में संशोधन किया गया इस एक्ट में, उसके बाद ये इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, रीजन हो सकते हैं, ऑपोजिशन ने विरोध किया था कि मोदी सरकार क्या चाह रही है, मोदी सरकार इंटेंशनली ऐसा कानून ला रही है कि कोई भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर क्या करेगा, यदि सरकार के अगेंस्ट कोई इंफॉर्मेशन रिलीज करेगा तो हम क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। ऐसा ऑपोजिशन का दावा था। मोदी सरकार के कुछ और रीजंस थे। अब देखिए इसके बाद क्या कहा गया, जो एक बार सीआईसी बन गया वो क्या होगा, मैक्सिमम कितने साल तक बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन यहां पर एज लिमिट दी गई है कि 65 वर्ष से ऊपर क्या होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। पहली चीज, बात समझ में आई। नेक्स्ट चीज यदि आप देखोगे सीआईसी के लिए क्या बोला, ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, इन्हें पुनः उसी पोस्ट पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। बात समझे। लेकिन आईसी के लिए क्या बोला गया, आईसी भी इस पोस्ट के लिए दोबारा नियुक्त नहीं हो सकते, लेकिन आईसी क्या हो सकते हैं, अपने से ऊपर चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की पोस्ट पर नियुक्त किए जा सकते हैं। लेकिन वहां पर कंडीशन दे दी गई कि आईसी और सीआईसी का कार्यकाल मिला के 5 वर्षों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए आईसी 3 साल के लिए रहे और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कितने साल के लिए मैक्सिमम रह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए। यदि आईसी 4 इयर्स के लिए रहे तो सीआईसी कितने साल, मैक्सिमम 1 ईयर तक के ही रह सकते हैं। बात समझ में आई। ये जो होता है ये इस कानून में सीधी साधा मेंशन है, डायरेक्टली मेंशन है। इसके बाद हर जो आईसी या सीआईसी अपॉइंट किया जाएगा उसे क्या करना पड़ेगा, एक ओथ लेनी पड़ेगी। ओथ किसके सामने लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति जो उन्हें नियुक्त करेंगे वही उसे ओथ दिलाएंगे। तो जो ओथ दिलाता है, मैंने आपको पहले बताया था कि कभी रिजाइन करना हुआ तो वो रिजाइन किसे करेंगे, जिसने ओथ दिलाई उसी को ही ये रिजाइन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ऑलरेडी देख लिया जो भी सुख सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं, पैसा है, सैलरी है, वेतन कितनी मिलेगी, कितनी सुख सुविधाएं मिलेगी, वो केंद्रीय सरकार डिसाइड करता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन एक चीज इनकी सुरक्षा के लिए दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी जब हम लोग एनएचआरसी ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था, ये हर जगह वैलिड रहेगा। जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या ऐसी कोई महत्वपूर्ण पोस्ट के लिए कभी भी अपॉइंटमेंट होता है तो क्या होता है, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं एम्प्लॉयमेंट की, उसे क्या करा जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि पहले आपको 2 लेबर मिल रहे थे, 2 सर्वेंट मिल रहे थे तो उसे घटा के 1 सर्वेंट या 0 सर्वेंट कर दिया जाएगा। तो जो एम्प्लॉयमेंट के समय, जॉब ज्वाइनिंग के समय जो टर्म्स में आपने ज्वाइन किया उसे क्या किया जा सकता, फ्यूचर में घटाया नहीं जा सकता। वो टर्म्स कंडीशंस आपको जिंदगी भर मिलेगी ही, वरना सरकार क्या कर सकती है,
उसे कोर्स कर सकती है उस ऑफिसर को। बात समझ रहे हो? सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इसे हटाया कैसे जाएगा, कौन हटाएगा? तो इसे हटाएगा फिर से जिसने अपॉइंट किया है, राष्ट्रपति हटाएगा। राष्ट्रपति हटाएगा कौन से ग्राउंड में? याद कीजिए हमने एनएचआरसी के टर्म्स में पढ़ा था, वही सेम ग्राउंड है कि वो मिसबिहेव करे या फिर इनकैपेसिटी हो। इनकैपेसिटी मतलब क्या होगा? अक्षमता होगी उस पोस्ट को होल्ड करने में ले, वो बॉडीली या शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर, मेंटल लेवल पर सक्षम ना रहे, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी करे और उसे साबित कर दे कि बिल्कुल सही बात है। या फिर मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर का मतलब मैंने आपको बताया था, ये किससे मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट से मतलब है। यदि ये अपने इस पोस्ट को होल्ड करते हुए कोई अपने पोस्ट के बाहर भी मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिससे इन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट होता है, तो उसे मिसबिहेवियर माना जाता है। मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के साथ बदतमीजी कर दी तो वो मिसबिहेवियर के अंदर नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन कौन से ग्राउंड हैं। तो जो हमने एनएचआरसी के लिए पढ़े थे, सेम वही ग्राउंड है। याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि जो पहला ग्राउंड होता है वो कौन सा होता है? पैसे से रिलेटेड होता है। पैसे से रिलेटेड क्या होता है? यदि कोई इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, यानी कि उसका दिवालिया निकल जाए, उसके पास जीरो नेटवर्थ है, तो क्या होगा? ये माना जाता है कि वो इस पोस्ट पे रहेगा तो इन्फ्लुएंस करेगा डिसीजन, किस बेसिस में? ताकि उसको मॉनेटरी बेनिफिट हो। इसीलिए कोई दिवालिया किसी को घोषित कर दिया जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो वो उस पोस्ट के लिए इनएलिजिबल हो जाता है, नंबर 1। दूसरी चीज, वो क्या करता है? अपने जॉब के बाहर कोई पेड एम्प्लॉयमेंट ले लेता है, यानी कि ऐसा रोजगार भी ले लेता है जिसे उसे बाहर से भी वेतन मिले, या फिर कोई ऐसा पेड कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है जिसमें उसे पैसा मिलेगा। तो माना जाता है कि ये सब करने में वो इम्पार्शियल होकर फैसला नहीं ले सकता, निष्पक्ष होकर फैसला नहीं ले सकता, इस वजह से वो इनएलिजिबल हो जाता है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें अनफिट हो जाए, तो अनफिट किस तरीके से हो सकता है? या तो शारीरिक रूप से, यानी कि फिजिकली अनफिट, या फिर मेंटली भी अनफिट हो जाए और अपना काम करने के लिए वो इनएलिजिबल हो जाए, तो क्या होगा? तो भी वो इनएलिजिबल हो जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट होता है कि यदि मान लो उसने क्या कर दिया, उसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी, ऐसा कोई क्राइम के लिए वो कन्विक्ट हो गया जो राष्ट्रपति को लगता है कि वो उसकी नैतिकता पर ही प्रश्न उठाता है, मोरल टर्पिट्यूड, ठीक है, उसकी नैतिकता पर ही प्रश्न उठाता है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उसे रिमूव कर सकता है। बात समझ में आई? तो सिंपल शब्दों में हमने क्या क्या पढ़ा? इसकी ओथ कौन दिलाता है? ओथ दिलाता है राष्ट्रपति। जो ओथ दिलाता है, मैंने आपको बताया, हमेशा रिजाइन उसी को ही किया जाता है। और रिमूव करने का तरीका भी हमने पढ़ा। रिमूव करने का तरीका कौन करता है? वो भी प्रेसिडेंट करता है, ऑन सच एंड सच ग्राउंड, जो कि हमने अभी पढ़ा। 5 ग्राउंड्स हैं। एक मॉनिटरी के टर्म्स में है जिसमें 3 अदर ग्राउंड्स मेंशन्ड है। दूसरा जो हमने पढ़ा वो अनफिट हो जाता है शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से या फिर मेंटल रूप से। और तीसरा है यदि वो एक ऐसा क्राइम में कन्विक्ट हो जाए जो उसकी क्या दिखाता है? उसकी नैतिक दुर्बलता को दिखाता है, या फिर आप या मॉरल टर्पिट्यूड को दिखाता है, तो राष्ट्रपति उसे क्या करेगा? हटा देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब देखो, जैसा कि हम लोगों ने बात किया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, वैसा ही हम एक और कंस्टिट्यूट हुआ है, वो है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, तो ये दोनों को हम पढ़ते जाएंगे, साइड बाय साइड कंपेयर करते जाएंगे और देखेंगे दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो सबसे पहले क्या हम इसका गठन की बात करें? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको क्या बताया था? सेंट्रल आईसी में क्या होता है? इसमें एक चीफ रहता है, चीफ कमिश्नर, प्लस दूसरे इंफॉर्मेशन कमीशन रहते हैं, जो मैक्सिमम कितने होंगे? मैक्सिमम 10 होंगे। ऐसा ही सिमिलर स्टेट के लिए भी मेंशन्ड है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं सेम। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। तो यहां पर भी एक चीफ कमिश्नर होगा और साथ ही साथ 10 मैक्सिमम जो होंगे
वो क्या रहेंगे, इंफॉर्मेशन कमीशन रहेंगे। मैक्सिमम 10 रहेंगे, जरूरी नहीं है 10 रहें, जितना भी सरकार को लगता है उचित है काम के हिसाब से वो किए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस इन जो ऑफिसर्स है इनका जो अपॉइंटमेंट, नियुक्ति कौन करता है, सेंटर लेवल पर कौन करता है, प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करेगा। बात समझ में आई। लेकिन वहीं स्टेट आईसी की नियुक्ति कौन करेगा, गवर्नर इनकी नियुक्ति करता है। तो यानी कि गवर्नर नियुक्ति करता है तो इन्हें ओथ कौन दिलाएगा, सेंट्रल वालों को प्रेसिडेंट दिलाएगा, वहीं स्टेट वालों को कौन दिलाएगा, गवर्नर। तो रिजाइन कौन किसको करेंगे, जिसको मैंने आपको बताया है, जिसको जो ओथ दिलाता है उसी को ही आमतौर पर रिजाइन किया जाता है। तो ये जो है राष्ट्रपति को रिजाइन करेंगे, वहीं जो राज्य सरकार के जो आयोग के मेंबर्स हैं वो गवर्नर को रिजाइन करेंगे। बात समझ में आई, अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनका जो रिकमेंडेशन की कमिटी है, वहां पर कौन कौन सी कमिटी थी, वहां पर थी प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन। तो यहां पर प्रधानमंत्री का जो स्टेट काउंटर पार्ट होता है वो कौन होता है, सीएम, चीफ मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर वैसा ही रहेगा और लेजिस्लेचर का लीडर ऑफ अपोजिशन जो होगा वो यहां पर तीसरा मेंबर हो जाएगा। ये कमिटी जो है, कमिटी रिकमेंडेशन देगी। कौन से लोगों में से रिकमेंडेशन देगी, सेम वही लोगों में से जो हम लोगों ने वहां पर पढ़ा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लॉ, सोशल सर्विस, फिर गवर्नेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जर्नलिज्म, मैनेजमेंट या फिर मास मीडिया। ऐसे लोगों में जिनमें पब्लिक प्रेजेंस एमिनेंट है, इन सारे फील्ड में से उन्हें क्या करेगा, उनको रिकमेंडेशन देगा। और फाइनली रिकमेंडेशन देने के बाद क्या होगा, वो अपॉइंट होंगे। कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर अपॉइंट करेगा। और बाकी जितनी भी कंडीशन है कि वो एमपी एमएलए नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं होने चाहिए, या कोई और बिजनेस नहीं कैरी करेंगे, वो सारे के सारे यहां पर प्रोविजन या प्रावधान क्या है, सेम है। बात समझ में आई। नेक्स्ट हम बात करेंगे वहां पर जो सीआईसी का हेडक्वार्टर है वो कहां पर था, दिल्ली में था। यहां पर क्या है, राज्य का जो इंफॉर्मेशन आयोग होगा, सूचना आयोग होगा, उसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा, जहां पर भी राज्य सरकार को उचित लगता है वहीं पर इसका हेडक्वार्टर होगा। सिंपल। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अब यहां से थोड़ा सा प्रावधान आप अच्छे से समझिएगा। तो CIC, SIC, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, इनकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो यहां पर हमने सैलरी और जितने भी सुख सुविधाएं कौन देता है, वो डिसाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। यहां पर कौन डिसाइड करेगा, राज्य सरकार नहीं, यहां पर भी कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां पर दोनों में क्या होता है, सेम चीज होती है। अब जो कंडीशंस हैं बिल्कुल वैसे ही हैं कि सीआईसी क्या होते हैं, यहां पर याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था, सीआईसी मैक्सिमम कितने साल के लिए हो सकता है, मैक्सिमम अप टू 65 साल की उम्र तक हो सकता है। कितने समय का कार्यकाल होता है वो डिसाइड करता है केंद्रीय सरकार। पहले 5 साल के लिए होता था, अब केंद्रीय सरकार डिसाइड करता है। ऐसा ही आईसी यदि हम बात करें तो आईसी भी मैक्सिमम 65 वर्ष की आयु तक कंटिन्यू कर सकता है। ये दोबारा नियुक्ति के लिए एलिजिबल नहीं होता आईसी, लेकिन आईसी क्या हो सकता है, सीआईसी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के रूप में जब आयुक्त दोबारा उसे नियुक्त किया जाएगा तो दोनों इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सीआईसी का कार्यकाल मिलाकर 5 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यह भी हमने पढ़ा था। तो बिल्कुल वैसा ही कानून यहां पर भी मौजूद रहेगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया कि इन्हें कौन ओथ रेजिग्नेशन कौन देता है, ठीक है। नेक्स्ट फाइनली हम जो बात करेंगे रिमूवल। अब रिमूवल कौन करता है बाबा, यहां पर इनका जो रिमूवल है वो करते थे सेंट्रल लेवल के केस में प्रेसिडेंट रिमूव करते थे, और एसआईसी के केस में, स्टेट राज्य सरकार के केस में कौन करेगा, गवर्नर इनको रिमूव करेगा। बात समझ में आई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रोविजंस है मैंने आपको बताया। ध्यान रखिएगा, यदि आपको इस चीज का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आई एम जस्ट एडिंग दिस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे आपको बोर्ड वर्क के बारे में जो पूरी पीपीटी है वो मिल जाएगी। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या करना है आपको समझना यह है
कि ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इससे आपको बोर्ड वर्क की फोटोकॉपी बेसिकली पीपीटी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसे आप स्कैन कर लीजिएगा। सो अब जो कंडीशंस ऑफ रिमूवल है, जो हमने 5 कंडीशन पढ़ी, 3 मनी से रिलेटेड है कि उसका दिवालिया घोषित हो जाए। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि वो एक पेड एम्प्लॉयमेंट में रुचि हो जाए अपने ऑफिस के बाहर, या फिर कोई पेड कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो जाए, या फिर हमने 2 और कंडीशन पढ़ी थी, क्या क्या हो कि वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल हो जाए, कन्विक्ट हो जाए, जो प्रेसिडेंट के टर्म्स में क्या हो, उनके नैतिकता को ही कॉम्प्रोमाइज करता है वो, या तीसरी चीज बॉडीली वो अनफिट हो जाए या मेंटली अनफिट हो जाए, तो भी उन्हें इस पोस्ट से हटाया जा सकता है। कौन हटाएगा? गवर्नर हटाएंगे बाबा, इन्हें राष्ट्रपति नहीं हटाएंगे। ठीक है, तो ये जो है, अब इसको ध्यान रखिएगा, ये कंपैरिजन कई बार पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है, बहुत सारे अदर स्टेट पीएससी में पूछा गया है, तो इस कंपैरिजन को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।